नमस्कार, जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, झारखंड में अब एक नई हुकूमत, इस हुकूमत के गठन को लेकर, इस सरकार के गठन को लेकर या शपथ ग्रहण समारोह में कारपेट पर फूल सजे होंगे, लेकिन ताज कांटों भरा होगा। इतना ही नहीं, सिंहासन पर चुभने वाले तीखे नश्तर होंगे, बैठने वाला लहूलुहान हो सकता है। लेकिन दरअसल इसी हुकूमत के लिए तो दोनों ओर से नए नए नैरेटिव गढ़े गए। सत्ता पाने के लिए पूरा झूठ चला, और इस झूठ की कुश्ती को कुछ लोगों ने मजेदार बताया था। लेकिन यह कुश्ती मजेदार नहीं थी, बल्कि यह कुश्ती थूक, खखार और मवाद से भी घिनौनी और लिजलिजी थी। यहां की सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टियां और नेताओं के सामने चुनौतियों का पहाड़ होगा। हालांकि थोड़े बहुत कुछ अवसर भी होंगे, लेकिन इन अवसरों का राज्य हित में लाभ उठा पाना शायद इन नेताओं के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अपना हित देखते हैं, ये सत्ता सुख चाहते हैं, और ये सत्ता मुखी हैं, ये जनता मुखी नहीं है। ऐसे में राज्य हित में, जनहित में जो भी अवसर हैं, उसका लाभ उठा पाएंगे ऐसे लोग लगता नहीं है फिलहाल। जिस तरह की मुफ्तखोरी और राबड़ी बांटने सरीखी राजनीति के दम पर यहां ये सत्ता मिली है, इस सत्ता के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर वायदे पूरे किए गए तो झारखंड की हालत इस कदर जर्जर हो जाएगी, खासकर आर्थिक हालत, कि आने वाली पीढ़ियां, अभी के जो हमारे लीडर हैं, अभी जो भी सत्तासीन चेहरे होंगे, उन्हें बद्दुआएं देंगी। और अगर वायदों को पूरा नहीं किया जा सका, तब झारखंड की मैया और गोगो दीदियां यहां के सत्तासीनों को गालियां देंगी। आप जानते ही हैं कि चुनावों में सत्ता के लिए नेता या पार्टियां वायदे तो कर देती हैं, नेता वायदे तो करते हैं, लेकिन जब उसे पूरे करने की बात होती है, तब धनराशि रोड़े बनती है। विधानसभा चुनाव के वक्त राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात हुई थी। कहिए कि इसे लागू करने की घोषणा कर दी गई थी। इसी तरह लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात हुई, मगर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कोई दूसरा राज्य इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाया। हिमाचल में 1,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान के बाद पेंशन मिल रही है। हालांकि पेंशन समेत कुछ अन्य वादों को पूरा करने के कारण हिमाचल प्रदेश में कंगाली छा गई। राजस्थान में 2022 के बाद 600 से ज्यादा एनपीएस से जुड़े रिटायर कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन मिल रही है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मी सेवा काल में पढ़ाई, शादी और घर बनाने के लिए एनपीएस में बड़ा हिस्सा निकाल चुके हैं। सरकार का कहना है कि ये लौटाने पर ही ओपीएस मिलेगी। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम कागजों पर लागू है, लेकिन सबके लिए नहीं। छत्तीसगढ़ में 2018 में ओपीएस लागू किया गया, लेकिन अब तक किसी को पुरानी पेंशन नहीं मिली। सरकार की शर्त है कि राज्य कर्मियों का 17,240 करोड़ रुपए का अंशदान पीएफआरडीए के माध्यम से एनएसडीएल में जमा है। यह अंशदान मिलेगा तभी ओपीएस दिया जाएगा। झारखंड में सोरेन सरकार ने 2022 के बाद रिटायर एनपीएस से जुड़े कर्मियों के सामने शर्त रखी कि एनपीएस में 2004 से जमा हिस्सा लौटाएं, तभी ओपीएस के तहत पेंशन मिल सकेगी। जबकि पंजाब में मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार ओपीएस के वादे के साथ सत्ता में आई, नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन अब तक किसी को ओल्ड पेंशन नहीं दी जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान
कोई पार्टियां मतदाताओं को इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर सकी कि आने वाली सरकार या वो सरकार में आएंगे तो कैसे रोजगार देंगे। रोजगार के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिखाया गया। इन कारणों से वोटर्स चुनावों को लेकर, मतदान को लेकर बड़े उदासीन रहे। हालांकि घुसपैठ का मामला और आरक्षण को खत्म करने, संविधान को खत्म करने का डर दिखाकर वोटरों को बूथों तक लाया गया। दूसरी तरफ महिलाएं भी उदासीन थीं, लेकिन मैया योजना और गोगो दीदी योजना के नाम पर महिलाओं को बूथों तक लाया गया, लेकिन उनकी भी उदासीनता साफ देखी गई। अब जरा 1990 के दौर को याद करें, जब देश बैंकरप्सी यानी कंगाली की कगार पर खड़ा था। बड़ी मुश्किल से देश को कंगाली की कगार से बाहर निकाला गया था। उस समय देश की जो हालत थी वो राजनेताओं के कारण ही हुई थी। 1983 के समय से राज्यों में और केंद्र में सत्ता हथियाने के लिए जिस तरह की रेवड़ी वाली योजनाएं चलाई गई, उससे देश खस्ता हो गया था। तब वो दौर था जब देश के कई अलग अलग दौर में कई रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्त सचिवों को, सरकार को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर चेताया भी था कि खर्चे में थोड़ी कटौती होनी चाहिए। जिस तरह से रेवड़ी बांटे जा रहे हैं राज्यों में, उस तरह से देश की हालत खस्ता हो जाएगी। 1984 के बाद अलग अलग कई आरबीआई के गवर्नर ने वित्त सचिवों को, वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को इस बात के लिए चेताया था कि गैर जरूरी जो योजनाएं हैं, जो रेवड़ी वाली योजनाएं हैं, मुफ्तखोरी वाली योजनाएं हैं, इससे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। बाद में मतलब 1984 में जब मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे, तब उन्होंने वित्त मंत्री को और सरकार को, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस बात के लिए आगाह किया था, अगर इस तरह के गैर जरूरी खर्चे नहीं रुके और लगातार अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है, यह देश के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन इस तरह के सुझावों को या कहें कि गवर्नर के आगाह करने के बाद भी अगर सरकारें नहीं सुधरी तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें सत्ता की चाहत थी। आखिर में 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने देश को बैंकरप्सी के कगार से निकालने का कड़ा फैसला किया। तब वित्त सचिव नरेश चंद्रा थे, उनसे उनकी बात हुई। वित्त सचिव उन दिनों को याद करते हुए काफी दिनों बाद मतलब 2016 में उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने बताया, जो उनकी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से बात हो रही थी, उसका उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर ने कहा था कि अगर मैं देश का चांदी बेच दूंगा तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तब इस पर नरेश चंद्रा ने कहा था, जो वित्त सचिव थे, उन्होंने कहा था, और अगर आप देश को नहीं बचाएंगे तब भी आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। क्या कहेंगी आपको लेकर? बाद में चंद्रशेखर ने तस्करी के रूप में जो सोने बरामद हुए थे, उस सोना को गिरवी रखकर देश की हालत को पटरी पर लाया था और देश दिवालिया होने से बचा था। वरना कुछ ही महीने में देश दिवालिया हो जाता और तब देश को फिर से पटरी पर लाना, देश की अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता। हालांकि तब देश की हालत के लिए जो लोग या जो पार्टियां जिम्मेदार थीं, जो नेता जिम्मेदार थे, उन्होंने देश का सोना, जो कि तस्करी में बरामद हुआ सोना था, उसे गिरवी रखने का कई बार बार दोष चंद्रशेखर के माथे पर फोड़ा था। जो हो,
देश की हालत भ्रष्टाचार और मुफ्तखोरी वाली योजनाओं से पहले से खस्ता हाल है। आप याद कीजिए विधानसभा में बहालियों के घोटाले को। देश के उन राज्यों में जहां 200 से 300 मेंबरों वाली विधानसभा है, वहां भी उतने कर्मचारी नहीं हैं जितने कर्मचारी 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा में है। यहां कमोबेश सभी पार्टियों को उपकृत किया गया, इसलिए विधानसभा में गैर जरूरी बहालियों का कोई विरोध आपको नहीं दिखेगा। थोड़े बहुत कुछ लोगों ने विरोध किए थे, लेकिन अब वो सवाल ही खत्म हो गए हैं। तो वेतन मद में जो अतिरिक्त खर्च झारखंड के कोष से निकल रहा है, आप देखेंगे कि अगर वो धनराशि बची होती तो देश के राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेहतर सड़क में, बेहतर पुल में, अच्छी बिल्डिंग में उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता था। झारखंड विधानसभा में जरूरत से ज्यादा बहालियों से कोई राज्य की बेरोजगारी का समस्या हल नहीं हो गया था। अगर राज्य से बेरोजगारी की समस्या हल करनी थी तो बड़े पैमाने पर और सघन विचार विमर्श के बाद तरीके से बहुत कुछ किया जा सकता था। आप याद कीजिए कोरोना के काल को, जब देश के कई दूसरे राज्यों से मजदूर, जो दक्ष मजदूर थे और दक्ष हुनरमंद जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, वो झारखंड लौट आए थे। तब हेमंत सरकार ने एक अच्छी कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो कोशिश बहुत आगे जा ही नहीं पाई। उस समय एक आकर्षक टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई गई। तब 13,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया और कई कंपनियां, अरविंद मिल्स बड़ी कंपनी है, वो भी यहां आई और 4,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी दिया। बाद में तय हुआ कि यहां के महिला और जो पुरुष दक्ष कारीगर हैं, बुनकर हैं, उनको रोजगार सब्सिडी के तौर पर 5 से 6,000 रुपये 7 सालों तक दिए जाएंगे। लेकिन सारी योजनाएं धरी रह गई, कहीं कुछ नहीं हुआ और कोरोना की लहर जैसे ही खत्म होती है, सारे हुनरमंद जो मजदूर थे झारखंड के, वो दूसरे दूसरे राज्यों के लिए फिर से चले गए। तो आप कहेंगे कि पलायन की समस्या, हम अगर दक्ष मजदूरों को मजदूरी अपने राज्य में नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम वैसे उद्योगों की स्थापना नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम पलायन रोकेंगे कैसे? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, 24 सालों के झारखंड में अब तक किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने यहां के लोगों को यह आश्वस्त नहीं कर पाया कि उनके सदन में जनता की आवाज बेहतर ढंग से उठे। इसके लिए बहुत सख्त कुछ नियम बनेंगे और यहां विधानसभा निर्धारित समय तक, कहें कि पर्याप्त समय तक चलेगी, शांतिपूर्ण चलेगी, जहां कुछ अच्छे बहस होंगे, कुछ अच्छे अच्छे सुझाव लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हम देखेंगे झारखंड का गठन छत्तीसगढ़ के साथ ही हुआ। छत्तीसगढ़ में आप ले लीजिए, वहां पे जब बीजेपी की सरकार थी तब नियम 250 बने। इसके अनुसार अगर कोई विधायक वेल में आ जाता है तो वह स्वतः निलंबित माना जाएगा। लेकिन झारखंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। बीजेपी की सरकार वहां से चली गई, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस आई, उसने भी इस नियम को कायम रखा। फिर कांग्रेस गई, फिर बीजेपी की सरकार बनती है, लेकिन यह नियम उस सदन में जहां जनता के सवाल उठते हैं, जहां योजनाएं तय होती हैं, जहां झारखंड की दिशा या उस राज्य की दिशा तय होनी है, उस दिशा तय होने में कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए छत्तीसगढ़ में सरकारें बदलती रही, लेकिन यह नियम कायम रहा। क्योंकि वहां पक्ष और विपक्ष दोनों राज्य को दिशा देने के लिए विधानसभा के
नियमित और संयमित ढंग से, पर्याप्त तरीके से जो निर्धारित समय होते हैं उस समय तक के लिए चले, इसकी वे गारंटी चाहते हैं। मगर झारखंड में ऐसा दिखता नहीं है। देश को मिली आजादी के बाद केंद्र सरकार ने बेंगलुरु और पुणे के साथ रांची के औद्योगिक विकास का सपना देखा था। इसे लेकर 1958 में रांची में एचएससी, 1953 में बेंगलुरु में एचएमटी और पुणे में 1954 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की बुनियाद रखी थी। ऐसे में बेंगलुरु और पुणे के साथ रांची चला, मगर आज दोनों के मुकाबले बहुत पिछड़ गया है। आज कई कल कारखानों के अलावा बेंगलुरु और पुणे में कई टेक और आईटी कंपनियां काम कर रही हैं। एआई पर काम हो रहा है। झारखंड की अब तक की सरकारें अगर ध्यान देती तो रांची जैसे सुहाने मौसम वाले शहर में जरूर कई टेक और आईटी कंपनियों का सघन कामकाज होता और करीब 50 से 70 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिला होता। साथ ही सरकार को भी हजारों करोड़ रुपए के राजस्व मिलते। वित्तीय वर्ष 2019-20 के आंकड़े पर गौर करें तो महाराष्ट्र की जीडीपी का अकेले पुणे का योगदान 3,32,000 करोड़ रुपए का रहा, जबकि बेंगलुरु तो कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में करीब 44% का योगदान अकेले करता है। मतलब ये कि पुणे और बेंगलुरु के साथ रांची की औद्योगिक सफर की शुरुआत हुई थी, मगर रांची आज दोनों शहरों के मुकाबले सैकड़ों गुना कम है। सरकारें यहां बिजली मुफ्त में देने के बाद अपनी पीठ खुद थपथपाने लगती है, लेकिन झारखंड के बाकी शहरों की बात ही क्या करें। यहां राजधानी रांची में पावर कट से लोग भारी परेशान हैं। बिजली के मामले में झारखंड की यह हालत तब है जब झारखंड में देश के कोयले का 80% से अधिक भंडार है और यहां 150 कोल माइंस हैं। बावजूद इसके बिजली उत्पादन में झारखंड 10 साल पहले जहां था, आज भी वही है। ऊपर से झारखंड को दूसरे राज्यों से बिजली खरीदना पड़ता है। जो हो, झारखंड की सत्ता में आने वाले लीडर अपने सिर का बाल बचा लें तो बहुत होगा, क्योंकि सत्ता में आने के लिए उन्होंने जिस तरह से वायदे किए हैं, अगर उन वायदों को पूरा किया गया तब तय मानिए कि यहां 1,60,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च होंगे। मैया या गोगो दीदी योजना में अगर हम 60 लाख लाभुक ही मान लें तो 1,44,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च होने हैं, जबकि झारखंड का बजट 1,28,000 करोड़ का इस साल बना था। इसी के आसपास ही अगले साल भी, या कहें कि 5 सालों तक 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ के अनुपात से ही अब बढ़ पाएगा। बिजली माफी योजना, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और इस तरह के जो दूसरे वायदे किए गए हैं, अगर हम उनको भी जोड़ लें तो सरकार का खर्चा और बढ़ेगा। पहले से ही राज्य का बजट घाटे का होता आया है। ऐसे में अब जो सरकार बन रही है और जो इस सरकार के मुखिया होंगे, उनका ताज कांटों भरा होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।